पहला प्रश्न किया है संगीता जी ने, जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो क्या पहला नंबर ये ईश्वर की कृपा है और वो हमें इवॉल्व करना चाहते हैं, या ऑप्शन 2 ये हमारे बुरे कर्मों का फल है जो हम भोग रहे हैं, या ऑप्शन 3 हमें दिशा गलत पकड़ रखी है, बड़ी असमंजस की स्थिति होती है, ये दर्द सहन करते जाएं या बदलाव के लिए कदम बढ़ाएं। तो आपने मुझे 3 ऑप्शन दिए। आई थिंक 4th ऑप्शन मैं खुद से सोच लेती हूँ, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज़ हो सकता है 4th ऑप्शन। तो व्हिच ऑप्शन आई विल चूज़? तो पहला आपका प्रश्न ये है कि जब हमारे जीवन में बुरी स्थिति आती है, बुरा वक़्त आता है, तो हम उसमें क्या समझें? ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा आप में से किसी ने भी कभी कि जब हमारे जीवन में अच्छा समय आता है, तो उससे हम क्या समझें? कैसे काटें हम उस अच्छे से, है ना? काटे नहीं कट रहा वो अच्छा समय। ये प्रश्न क्यों नहीं आ पाता दिमाग में? जब बुरा वक़्त आता है तो सारी दुनिया के प्रश्न ये हमारे बुरे कर्मों के फल ही हैं लगता है, या भगवान हमसे नाराज़ हो गए, या हमें भगवान इवॉल्व करना चाह रहे हैं। और अच्छा वक़्त आया तो आपको सब भगवान वग़ैरह सब भूल करके आप एन्जॉय कर रहे हैं कि देखा, आई वर्क्ड हार्ड एंड आई हैव फाइनली गॉट एंड रिसीव्ड व्हाट आई डिज़र्व्ड। तो जब हमारा बुरा वक़्त आता है, तो सबसे पहली बात हमें क्या करना चाहिए? नन ऑफ दीज़ ऑप्शन को चुनना चाहूँगी मैं, कि ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि ये क्यों आया है, ठीक है? जैसे आपने अच्छे वक़्त में नहीं प्रश्न किया, कई बार आप धन्यवाद करना भी भगवान को भूल गए, वैसे बुरे वक़्त में भी हर चीज़ को भगवान से रिलेट नहीं कर देना चाहिए। बुरा वक़्त आता है तो आप बैठ कर के एक्चुअली में सोचिए, व्हाट यू हैव डन यू आर गेटिंग द रिज़ल्ट ऑफ इट। इसको पूर्व जन्म से भी पहले आप प्रेज़ेंट लाइफ़ से देखिए ना, हो सकता है अभी प्रेज़ेंट लाइफ़ में आपने कुछ किया हो गलत, अब आप गलत करेंगे तो गलत तो रिज़ल्ट आएगा ही ना उसका। If you are putting sugar in the tea, it will taste sweet. If you are putting salt in the tea, it will taste salty और वो चाय खराब हो जाएगी। Whatever you put, the ingredients that you put inside your life, that kind of taste you will get out of it. So yogic path is not guaranteeing कि यदि आप योग में हैं, आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो अब आपके जीवन में कष्ट, दुःख सारे खत्म हो जाएँगे। वो इंश्योर कर रहा है कि आपको सफ़रिंग नहीं महसूस होगी, बिकॉज़ पेन इज़ नॉट ऑप्शनल बट सफ़रिंग इज़। पेन इज़ डेस्टिन्ड। इफ देयर वॉज नो डेस्टिन्ड पेन, तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं थी जन्म लेकर के ये लाइफ में आने का भी। अगर कुछ बचा ही नहीं था, सीखने के लिए भी, इवॉल्व होने के लिए भी, समझने के लिए भी, भोगने के लिए भी, तो फिर तो जीवन का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था। अगर जीवन लेकर के आप मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक इज़ कंसिडर्ड एज़ अ लोका इन विच एवरीथिंग एक्सिस्ट्स विद इट्स एक्सपायरी डेट। जो इसीलिए उसको मृत्यु लोक बोलते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो उसके अंदर होती है, उसकी मृत्यु उस दिन से निर्धारित हो जाती है, जिस दिन से उसका जन्म होता है, ठीक है? तो यदि आप मृत्यु लोक में जन्म लेकर के आए हैं, तो इसका मतलब है कि ऑल द 3 ऑप्शंस दैट संगीता जी हैज़ गिवन, ये आपके हैं ही, इसी वजह से आप आए हैं। पर आपको करना क्या चाहिए ऐसे में? आपको ये समझना चाहिए कि आप इस चीज़ को अपना दुःख कैसे बना रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं संगीता जी की बात करूँ, हर बार जब उनके साथ कोई चीज़ बुरी होती है, तो शी विल रिकॉल ऑफ एवरी टाइम दैट हैज़ हैपेंड विद हर, एंड देन शी विल फील द पेन ऑफ accumulative stress of all the times that has happened. ठीक है, मान लीजिए किसी ने उनको चीट करा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि अभी मुझे किसी ने चीट करा, तो मैं जब छोटी थी तभी भी मेरे साथ ऐसे होता था, फिर मैं बड़ी हुई तभी भी ऐसे होता था, फिर और बड़ी हुई तभी भी ऐसे होता था, फिर फाइनली शी विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन कि ठीक है, हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता है, भगवान ही मुझे पसंद नहीं करते लग रहा है। एंड देन दिस ऑल सफरिंग यू आर क्रिएटिंग योरसेल्फ। सो वन ऑप्शन शुड बी एडेड दैट चाहे आपको सारी दुनिया सफरिंग दे, एटलीस्ट आप खुद को ना दो।
अपनी इमेजिनेशंस को इस्तेमाल कर करके। एंड अक्यूमुलेटिव दुख मत महसूस करिए। अभी जो हुआ है उसका दुख महसूस करिए, एकदम भर भर के महसूस कर लीजिए, रो लीजिए, वो खत्म हो जाएगा। पर अगर आप एक्यूमुलेटिव करेंगे तो आप अपनी एनर्जीज को ऐसा बना लेंगे कि आप वैसी ही परिस्थितियों को अपने जीवन में खुद बार बार आकर्षित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे के बारे में, जैसे घर में 3-4 होते हैं ना बच्चे, तो कई बार तुक्के-तुक्के में भी कोई एक थोड़ा-सा हिम्मती निकल गया। मान लीजिए कोई घर में घटना हुई, किसी एक बड़े भाई ने गलती से किसी दूसरे भाई-बहन को बचा लिया। अब इसकी तारीफ होनी शुरू है, अरे ये तो बड़ा हिम्मती है, अपने छोटे भाई को बचा लिया, अरे बड़ा हिम्मती है। जो घर में आ रहा है, अरे कल पता है क्या हुआ था, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसने तो छोटे भाई को बचा लिया। सब कह रहे, अरे वाह बड़ा हिम्मती लड़का है। अब ये जो गलती से हुई थी घटना, ये बच्चे के दिमाग में इस तरह घर कर जाएगी कि मैं बहुत हिम्मती हूँ और मैं सबकी हेल्प कर सकता हूँ। ये बात इसके मन में बैठ जाएगी एंड ये बात बैठी-बैठी ये स्टार्ट करने लग जाएगा, उसी प्रकार का आचरण बनाने लग जाएगा। ऐसी परिस्थितियाँ भी आने लग जाएँगी जहाँ पर इसे मौका मिलेगा बार-बार कि ये किसी की सहायता कर सके, हिम्मत का प्रदर्शन कर सके और ये वैसा व्यक्ति बन भी जाएगा। ठीक है? तो जब हम किसी चीज़ को रिपीटेडली अपने बारे में बोलते हैं तो आवर एनर्जीज़ दे कंप्लीटली अलाइन एंड द यूनिवर्स थिंक्स दैट दिस इज़ व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। ठीक है? तो आप किस चीज़ का जप कर रहे हैं? क्या आप दिन में बैठ कर के आपको लगता है एक माला हरि का नाम ले लिया, उसके बाद सारा दिन बोल रहे हैं, अरे मेरी बड़ा भाग्य खराब है। तो आपको वो आधे घंटे का जाप का फल मिल जाएगा? नहीं। यदि आपके मन में एक माला करके हरि का विश्वास बना रह सके सारे दिन, तब तो जाकर के उस एक माला का कोई महत्व निकल कर के आता है। तो आप क्या जप रहे हैं दिन भर? ये जो वो हैं एक मार्शल आर्ट्स वाले, क्या नाम है उनका? ब्रूस ली। ब्रूस ली जी कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, गलती से भी, गुस्से में भी, भावना में भी आकर के, कभी भी गलत बात अपने मुँह से ना निकालो, अपने बारे में भी, बल्कि स्पेशली अपने बारे में, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। एंड देन यू विल बी क्रेविंग आउट ऑफ ऑल दीज़ ऑप्शंस कि भगवान मेरे को इवॉल्व कर रहे हैं, मेरे को सज़ा मिल रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आप देखें आप कितनी बार इस बात का जप कर रहे हैं। आप कहना शुरू करिए कि नहीं मेरे साथ जो है अच्छा होता है। आपको मिलेगा कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल, ऐसा कोई व्यक्ति तो होगा आपकी सारी ज़िंदगी में जो आपके प्रति अत्यंत हेल्पिंग रहा हो, जिसकी कंपनी आपके लिए बड़ी अच्छी साबित हुई हो। मान लीजिए मैं कहती हूँ आपको 100 लोग हैं आपके जीवन में, 99 लोगों ने आपको धोखे दिए, एक आदमी बचा होगा। उस एक को रिपीट टेलीकास्ट में अपने दिमाग में बजाइए, तब धीरे-धीरे करके आपकी एनर्जीज़ शिफ्ट होंगी। अगर सब बार एक ही चीज़ हो रही है आपके साथ में, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा यूनिवर्स आपके अगेंस्ट है। हो सकता है आप ही चुन-चुन के ऐसी स्थितियाँ अपने आस-पास इवोक कर रहे हैं। तो ईश्वर कभी भी ना हमारे काम में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं नहीं। क्योंकि धीरे-धीरे करके इस बेहतरीन जर्नी में आपको समझ में आएगा कि ईश्वर में आप में बहुत ज़्यादा दूरी है नहीं। ये सिर्फ़ अज्ञानता की दूरी है, सिर्फ़ अज्ञानता की, कि आपको ईश्वर समझ नहीं आ रहे हैं। जिस दिन आपको समझ में आ गया कि आप कौन हैं, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ईश्वर कौन है। दूसरा सवाल लेंगे हम दृष्टि का। इफ वन इज वेयरिंग क्रिस्टल एंड देन फॉरगेट्स वेयरिंग देम फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड स्टॉप्स वेयरिंग कंप्लीटली, आर देयर एनी इफेक्ट्स ऑन ऑफ दिस? ओके, इफ यू आस्क योरसेल्फ द रिवर्स क्वेश्चन कि आपने कोई क्रिस्टल पहना और आप पहन के भूल गए और बस वो पड़ा हुआ है एक गहने की तरह आपके हाथ में, तो क्या उसका कुछ उल्टा इफ़ेक्ट होगा? और दूसरा, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो था कि अगर हमने कोई क्रिस्टल कोई पहना हुआ था, हमने उसको उतार दिया और फिर हमने थोड़ी देर के लिए उतारा था, फिर हम भूल ही गए पहनना, तो क्या उसका कुछ इल इफ़ेक्ट होगा? पहली चीज़, यदि आप भूल गए उतार करके, तो कोई भी क्रिस्टल जब आप उतार भी देते हैं, 11 दिनों तक उसका इम्पैक्ट आपकी एनर्जीज़ के साथ में फिर भी बना रहता है। अगर आपने मोर देन 21 डेज़ कोई भी क्रिस्टल पहना हुआ था, तो उसे उतार देने के भी 11 दिन तक उसका इम्पैक्ट, उसकी एनर्जी आपके साथ बनी रहती है।
उसके बाद आपको उसकी एनर्जी महसूस नहीं होगी। तो वो जिस कार्य के लिए था, वो कार्य अब वो नहीं कर रहा है। पर क्या वो बैठ कर के दूर से आपको नुकसान करेगा? नहीं। पर अगर आपने किसी नुकसान की रोकथाम के लिए उसको पहना था, जैसे कि आपने स्मोकी पहना था कि आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करे, आपने निकाल दिया है, मोर देन 21 डेज़ आप उसके संपर्क में नहीं हैं, तो अभी आपकी ऑरा संक्रमण के लिए रेडी है। आप किसी भी प्रकार की चीज़ों से, एनर्जी से आपकी ऑरा डाउन हो सकती है, ठीक है? यदि आप पहन करके भी क्रिस्टल को भूल गए हैं, एक गहना समझ बैठे हैं, तो भी उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इट सर्वाइव्स ऑन योर एनर्जी। तो एवरी पूर्णिमा, अमावस्या, यू हैव टू रिकॉल एंड रिमाइंड योरसेल्फ। यदि आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आपकी एनर्जीज के साथ में उसका एक रेगुलर अपलिफ्टमेंट बना रहता है। यदि आप ऐसी किसी भी स्थिति में नहीं है, आपके रेगुलर ध्यान की परिस्थिति नहीं बनती है, तो आपको अपने क्रिस्टल्स को हर 11-21 दिनों में याद दिलाना पड़ेगा कि वो किस लिए आपने पहने हैं, ताकि दे कंटिन्यू टू फंक्शन लाइक दैट, ठीक है? क्योंकि ये अलाइव होते हैं क्रिस्टल्स। सो अलाइव चीज़ों के साथ में ना आप वैसा नहीं कर सकते। जैसे आप अपने मंदिर में मत करिए 2 महीना पूजा, धूल धक्कड़ जमने दीजिए, एकदम से आपके भीतर भक्ति जागृत हो जाए, सब साफ कर दीजिए अर्बन कंपनी को बुला के, और फिर धूप बत्ती जलाने लग जाइए, आपको लगेगा वाह भगवान वापस लौट आए, ठीक है? और ये आप अपने घर वालों के साथ करके देखिए, नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए अलाइव चीज़ों के साथ में हमेशा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। Is it same for Rudraksh also? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष आप की एनर्जीज के साथ में अलाइंड रहता है। जिस क्षण आप उसको निकाल देते हैं, तुरंत ही आपकी एनर्जी से वो सेपरेट हो जाता है। या आप उसको कॉपर या आयरन के कांटेक्ट में लाते हैं तो भी उसकी एनर्जीज पूरी निकल जाती है। एक ने एडिशनल क्वेश्चन पूछा, गुरु माँ मेरा क्रिस्टल ब्रेसलेट टूट गया है, तो मैंने फिर से जोड़ने चार्ज करके पहन लिया है। हाँ, अगर आपका बहुत जल्दी टूट जाता है तो फिर आप उसे पहनिए मत, दूसरा ले लीजिए। पर अगर आपका चल रहा था 1-2 महीना, 3 महीना आपका चल रहा था, आपने पहना हुआ था, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको आप दोबारा से जोड़ करके पहन लीजिए। मेरा मेरा क्वेश्चन है गुरु माँ। तो जैसे कृष्ण गोपाल को मैं तुलसी जी का भोग लगाती हूँ। नहीं, तो नहीं, मेरी ये आपको मम्मी बताना है मुझे कि किसने कहा है ये बात, ये कि मेरी मम्मी ने कहा है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर इस ओपन प्लेटफॉर्म में पूरे श्रद्धा के साथ बताना चाहती हूँ, तुलसी जी के पत्ते को अच्छे से चबा-चबा कर खाएँ। उसके भीतर से जो एंजाइम्स होते हैं, वो तब जाकर के रिलीज़ होंगे जब आप उसको चबाएँगे, एंड दे आर वेरी मच ऑफ हाई मेडिसिनल वैल्यू। प्लीज़ डू नॉट जस्ट इनगल्फ इट लाइक दैट, क्योंकि उसके जो एक्सट्रीम एंजाइम्स होते हैं, वो मेजॉरिटी आपके माउथ से लेकर के आपके फूड पाइप के बीच में ही डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। तो इफ़ यू आर कंज्यूमिंग इट जस्ट लाइक दैट, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑफ दैट मच बेनिफिट। पर अब आप जाकर इस बात से के लिए अपनी माता जी से बहस मत करिएगा। पुरानी जनरेशन की बात सुनिए, प्रेम से सुनिए, इन्वेस्टिगेट करिए। अगर आपको कुछ समझ में आता है, अमेंडमेंट उसमें चेंजेस, तो वो करिए, और उनको वैसे ही निकाल लेने दीजिए जैसा उन्होंने निकाल लिया, ठीक है? तो उनको, अब आपके मुंह के भीतर आप क्या करती हैं तुलसी जी के पत्ते के साथ, कौन देख रहा है ना? लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि गोपाल जी के तुलसी जी के पत्ते के साथ क्या करना है, तो आपको उसको चबा के खाना है, ठीक है? वो तुलसा मैया है, और उनकी हाई मेडिसिनल वैल्यू है। वरना आप कौन सा तुलसा मैया को थोड़ी ना खा रहे हैं, आप उस प्लांट को खा रहे हैं, विच इज अ सिंबल। डू नॉट मेक इट अ सुपरस्टिशन, ओके? पर इस पे जाके बहस मत करिएगा। उम्म, तो अब नहीं चाहते हुए हम लोग शायद का क्वेश्चन ले रहे हैं। हर बीइंग की अपनी वाइब्रेशन होती है, तो फिर इतने सारे बीइंग से हम डेली लाइफ में इंटरैक्ट करते हैं, किसकी वाइब्रेशन कैसी होगी और कैसी होनी चाहिए, ये कैसे पता कर सकते हैं, और हमें कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये जैसे जान सकते हैं। मॉडिफाइड फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, ओके। तो शायद
जो है हमारी क्लास के एक बेहद चतुर प्राणी निकल कर सामने आए। पिछली बार इन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि हर चीज़ से जिससे हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उन्होंने बोला था ऑब्जेक्ट जिसके हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसकी अपनी एनर्जी, अपने वाइब्रेशन होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिस वाइब्रेशन, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छी है, बुरी है, कैसी है ना? तो मैंने इनको कहा था कि काश आपने बीइंग्स पूछ लिया होता, क्योंकि असली एनर्जी तो बीइंग्स की होती है, ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी तो इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, ठीक है? सुषुम्ना चल रही है आपकी? वेरी गुड। तो अब उन्होंने चेंज कर दिया अपना क्वेश्चन, इस बार बीइंग्स डाल के दे दिया है, क्योंकि मैंने 3-4 बार बोला और जवाब नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी निकल गया वाली बात हो गई यहाँ पर। तो बीइंग्स की एनर्जी सबकी अलग होती है, आप जिस एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है। इनका प्रश्न है कि हम कैसे इवैल्यूएट करें कि हमारे जो इंटरेक्शन में एनर्जी आ रही है वो कैसी है, और हमें उससे इंटरैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप योगी हैं और आप ये चीज़ें सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज़ से आपकी एनर्जी इम्पैक्ट होगी। फिज़िकल कॉन्टैक्ट से होगी, नॉन फिज़िकल कॉन्टैक्ट से भी होगी। अगर आपकी ऑरा की जो विसिनिटी होती है वो थोड़ी दूर तक आपके रहती है, ठीक है? तो कई लोगों की एनर्जी हाई एंड नेगेटिव होती है, कई लोगों की हाई एंड पॉजिटिव होती है। तो जिनकी हाई एनर्जी है और नेगेटिव है, हाई एनर्जी का मतलब है उनका ऑरा का क्षेत्र बड़ा है, और नेगेटिव का मतलब उस प्रकार की एनर्जी में वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की एनर्जी में जब आप वाइब्रेट करेंगे तो आपको अपनी एनर्जी में थोड़ा बहुत डाउनफॉल नज़र आएगा, ठीक है? अब क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कम हो सके? जितना ज़्यादा आप पंचभूतों के कॉन्टैक्ट में ऑन द डेली बेसिस रहेंगे, आपके ऊपर ये एनर्जीज़ आएँगी और न्यूट्रलाइज़ होती चली जाएँगी। व्हाट आर द पंचभूत्स? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ठीक है? So every day you have to come in contact with Surya, which is the Agni only. Why I'm saying so? Because all the ईंधन वगैरह जो आपका प्रोड्यूस होता है, सालों से पृथ्वी ने सूर्य की उस ऊर्जा को एकत्र करके वही दैट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फॉर्म ऑफ फायर, ठीक है? तो इसलिए सूर्य के कांटेक्ट में आपको डेली बेसिस पर आना है। पृथ्वी के कांटेक्ट में आने के लिए आपको क्या करना होगा? वैसे भी पृथ्वी के कांटेक्ट पे कोई उड़ता भी है आप में से? नहीं। तो आप पृथ्वी के कांटेक्ट में डेली बेसिस पर हैं ही, लेकिन आपको नंगे पैर चलने का प्रयास करना है थोड़ा। तो अभी सर्दियाँ आ जाएँगी तो कई लोगों के लिए बहुत असंभव हो जाएगा, जैसे मेरे जैसे लोग, जो कि शायद नहा भी लें मोजे पहनकर। हाँ। पृथ्वी मतलब टाइल पे चलेंगे पैर चलने से फायदा ये होगा, नीचे ग्राउंड पे कह रहे हो कि टाइल पे भी चलेंगे? नहीं, टाइल पे भी चल सकते हैं, टाइल भी तो मिट्टी से ही बनी है, चीनी मिट्टी से बनी है। लेकिन अगर आप ग्राउंडिंग करना चाहते हैं अपनी मूलाधार चक्र को पोषित करना चाहते हैं, तो आपको मिट्टी और घास पर अगर यदि आप नंगे पैर चले तो, ठीक है? बाकी आप जब अभी समय आएगा तो आप दरी पर भी चल सकते हैं, ना अपने आप को बीमार करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या-क्या है बोला था? जल। तो अगर आप रोज़ नहाने वालों में से नहीं हैं, तो आपको रोज़ नहाना चाहिए, और पानी हम पीते ही हैं, तो वो उसके कॉन्टैक्ट में आप आएँगे। एंड जल, अग्नि, वायु के कॉन्टैक्ट में आप हैं ही। आकाश के कॉन्टैक्ट में आने के लिए आपको खुले आसमान के नीचे थोड़ी देर होना चाहिए। तो जिन लोगों ने सनरूफ वाली गाड़ी ले रखी है आप गाड़ी सनरूफ खोल करके चला सकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि अदरवाइज़ तो लोगों का एक्सपोज़र थोड़ा-सा कम ही है आजकल, है ना? दुबई वाले भी हैं ना हमारे यहाँ, दुबई वालों का काफ़ी कम होता है पंचभूतों से कॉन्टैक्ट। इंडिया वालों को फिर भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, बिकॉज़ वी आर नॉट लिविंग इन दैट एक्सट्रीम ऑफ वेदर। एक तरीका ये है कि आप जब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी वालों के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, तो कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रख सकते हैं, कि वो आपके ऊपर, आपके स्वभाव के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट न डाले। दूसरा, योगियों के लिए ये सजेस्टेड कभी भी नहीं होता है कि आप अपने आस-पास वालों को बदलें, ये गृहस्थियों के लिए होता है। जैसे 4 गृहस्थी बैठेंगे गृहस्थ वाले, तो वो बताते हैं एक-दूसरे को कि अरे हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ। तो सब एक-दूसरे को ज्ञान किस प्रकार का देंगे? तुम्हारी ट्रेनिंग ठीक नहीं, तुम ऐसे करो,
इस तरीके से समझाओ, ऐसे करवाओ काम। तुम सारा चीज़ अपने पे मत लिया करो। तुम बार-बार परेशानी में फँस जाते हो। गृहस्थी इस तरह से बात करेंगे। योगी किस तरह से बात करेंगे? योगी के जीवन का लक्ष्य ये है कि हर चीज़ मेरे रास्ते पर ट्रेनिंग की तरह आई है, मेरी ट्रेनिंग के लिए। तो वो ऐसे नहीं देखेगा कि ये किसमें चेंज करना है, वो सोचेगा कि मेरे को अभी क्या चेंज करना है। हाउ मच आई शुड थिंक लेस ऑन द प्रॉब्लम एंड मोर ऑन द सॉल्यूशन। दैट इज़ द अप्रोच ऑफ अ योगी। वो इसमें समय ही नहीं बर्बाद करेगा कि हम किसी और को सुधारें, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी और को सुधारने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी बुराइयों को सोचते हैं, और जब हम इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, तो देन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग अपॉन ऑल द प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग अपॉन ऑल द प्रॉब्लम्स, आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि कब आप खुद वैसे हो जाते हैं, बिकॉज़ आपके आचरण में आ जाएगा, ठीक है? So yogis don't work like that. When they are sitting together and discussing a problem, they will think of the immediate solution that is possible in you. ठीक है? The person who is feeling the pain is the one who should take the medicine, not the virus. संग दोष, हाँ कह सकते हैं आप। संग दोष क्या कहें, देखिए हमें समाज का हिस्सा बन के रहना है, तो आपको हर प्रकार के लोगों के साथ में इंटरेक्शन तो करनी ही पड़ेगी ना। पर आपको अपनी एनर्जीज को बहुत ही अलाइंड रखना है। जैसे अभी कुछ दिन पहले की मैं एक घटना बताऊं, वो उसमें बहुत ही सामाजिक ज्ञान मेरे को देखने को मिला। एक दो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हैं मेरे भी, तो उसमें मेरे को उस ग्रुप में पर्टिकुलरली जो किटीज वगैरह लोग करते हैं या सामाजिक ज्ञान होता है, उस तरीके का इंटरेक्शन है। तो आई लाइक एंड एंजॉय दैट कम्युनिटी एज वेल, एंड देयर ऑल्सो आई हैव टू मेंटेन दैट वैराग्य, दैट योगिक भाव, कि वो मेरे अंदर से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाकी बाहर जो चल रहा है आप उसको भी देखिए कि अच्छा बाहर समाज में क्या चल रहा है। यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड इट शुड नॉट इम्पैक्ट यू, ठीक है? तो दो चीजें हो गई। एक सेकेंड। तो दो चीज़ें हो गई जिससे कि आप अपने आप को अलाइंड रख सकते हैं, अपनी एनर्जीज को अलाइंड रख सकते हैं, क्योंकि बार बार जब आपका जिस तरीके की एनर्जीज के साथ इंटरेक्शन होगा, तो योगिक को ये कहा जा रहा है, योगियों को, कि आपके डेली के स्केड्यूल में एक ये इंक्लूडेड होना चाहिए कि यू आर गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद द पंचभूतस। सेकेंडली, यू आर डूइंग समथिंग टू क्लेंस योर बॉडी, ऑल द पंच कोश। व्हाट आर द पंच कोशास, रिचा जी? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। All these koshas, the 5 layers, they have to be cleansed every single day. तो समथिंग यू हैव टू डू जिससे कि आपकी वैचारिक शुद्धता आए। मतलब आपको मान लीजिए किसी प्रकार का नेगेटिव विचार या कुछ अशुद्ध विचार आपको जो लगे, वो आ भी गया है मन के अंदर, तो पूरे दिन प्रयास करिए कि या तो उसको किसी चीज़ से रिप्लेस करिए, लेकिन रात्रि काल सोने से पहले पहले, वो आजकल होता है ना कि वो लोग कहते हैं कि हम सोने नहीं जाएंगे नेगेटिव विचारों के साथ में, लड़ाई करके बेसिकली सोने नहीं जाएंगे, या वो कहते हैं ना बेडरूम में नहीं जाएंगे, झगड़ा करके नहीं जाएंगे। बट यहाँ पर इंडिविजुअल विचारों की शुद्धता की बात हो रही है। इट्स नॉट अबाउट एनी वन इज गोइंग टू गिव यू क्लोजर। योगीज पाथ इज अ वेरी इंडिविजुअल पाथ, जहाँ पर आप बहुत सबके साथ में इंटरेक्शन में डेफिनेटली रहेंगे, बट आपकी हीलिंग आपके हाथ में है। उसमें कोई भी आपको सहूलियत अगर चाहिए तो आपको वो सीधे ईश्वर कृपा से मिलेगी, आपके पंचभूतों से मिलेगी, आपकी ही आत्मा से मिलेगी, और कहीं बाहर से आपको नहीं मिलेगी। तो आपको अपने विचारों को शुद्ध करके ही सोना है। तो आप चाहे मेडिटेट करिए, चाहे कोई जाप करिए, बट यू मेक श्योर कि यू डू नॉट स्लीप योरसेल्फ विद अ नेगेटिव थॉट इन योर माइंड, ठीक है? प्राणमय कोश की शुद्धता के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्राणायाम एवरी डे एटलीस्ट, जो भी, अगर आप लोग किस दिन मेडिटेशन नहीं भी करते ना, 5 से 10 मिनट आपको नाड़ी शोधन तो करना ही करना चाहिए। और यदि आप रोज आधे घंटे नाड़ी शोधन करते हैं, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आ जाए, आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी, कर ही नहीं सकते।
अगर आप रोज आधे घंटे नाड़ी शोधन करते हैं तो। उसके सिवा मनोमय कोश के लिए आपके मन को नियंत्रण करने की एक कोई एक्टिविटी गतिविधि आपको करनी है। भले ही आप एवरीडे ना कर सके, सप्ताह में एक बार करेंगे तो भी चलेगा। तो ये हरिद्वार में एक शांति कुंज करके संस्था है, वहां पर उन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं कि उनके जो भक्त हैं वो लोग फास्टिंग करते हैं। तो हफ्ते में किसी एक दिन वो नमक नहीं खाएंगे, हफ्ते में किसी दिन एक दिन वो मौन कर लेंगे, किसी एक दिन किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी एक दिन वो कोई एक सब्जी का त्याग कर देंगे। तो इस प्रकार से वो कोई एक चीज त्याग करके, ये मनोमय कोश की शुद्धता का एक बहुत ही खूबसूरत साइंटिफिक मेथड होता है कि आपका मन आपके नियंत्रण में रहे। ठीक है। उसके बाद है ज्ञानमय कोश। ज्ञानमय कोश की शुद्धता के लिए आप क्या करते हैं, बताइए क्या थी? अचीवमेंट्स कर सकते हैं। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति। हाँ, स्वाध्याय। स्वाध्याय, वेरी गुड संगीता जी। स्वाध्याय करना होता है, सेल्फ स्टडी। जितना आप अपने आप को सेल्फ स्टडी, और ऐसा नहीं कि अब आप वो क्राइम बुक्स पढ़ने लग जाएं, थ्रिलर, ये सब नहीं। आपको थोड़ा सा मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल या फिर साइंस की किताब भी आप पढ़ सकते हैं। साइंस में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप फिजिक्स पढ़िए कभी, अगर आपको मज़ा आएगा आपको उसमें, एंड इट इज़ गुड सोर्स। फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। बायोलॉजी में अगर जाना चाहते हैं तो आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब प्रोसेसेस पढ़िए। MP कौशिक इज़ अ गुड सोर्स टू स्टडी ऑल दैट। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। हाँ, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, बट मेरे को थोड़ा सा अभी जो हिस्ट्री की स्थिति है, आई डोंट नो, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। ठीक है, ऐसा लगता है हमारा मुगल्स के पहले कुछ अस्तित्व ही नहीं था, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट मच ऑन दैट। तो आप लोग अपने हिसाब से, अपनी रुचि के अनुसार से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका आनंदमय कोश। आनंदमय कोश वैसे आपका हमेशा ही शुद्ध रहता है, उसको आप अशुद्ध कर ही नहीं सकते। कोई एनर्जी के अंदर दम नहीं है कि उसको अशुद्ध कर दे। पर हाँ, आपकी एक्सेस खत्म हो जाती है। अगर आपके बाकी के कोश में जो है किसी प्रकार का दोष है, या फिर आप अशुद्ध भाव में हैं, अन्नमय कोश से लेकर के मनोमय कोश तक कहीं पे भी अशुद्धि है, तो आपका एक्सेस ही नहीं हो पाएगा आनंदमय कोश का। तो आनंदमय कोश का एक्सेस आपका तब बना रहता है जब सारी चीज़ें शुद्ध हैं। जैसे आप किसी दिन सोचिए एकदम बढ़िया नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन करके, बड़े अच्छे विचारों के साथ में, क्लीन भोजन के साथ में, सब परिवार के साथ आप किसी पूजा के लिए जा रहे हैं या बैठे हैं, और उस दिन कोइंसिडेंटली, जनरली तो ऐसे घर में आयोजन रखे जाते हैं तो एक आध किसी का तो मुंह बन जाता है, लड़ाई हो ही जाती है। पर अगर मान लीजिए कोई ऐसा दिन रहा कि कुछ नहीं हुआ, और एकदम मतलब लग रहा है कि आज तो देवता स्वयं पधार गए हैं आपके घर में, तो उस समय पर आप देखिए कि आपका जो आप बैठेंगे भगवान का पूजा करने में, ध्यान करने में, आपको कितना आनंद प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि उस दिन आपका एक्सेस हो पाएगा। सो इफ यू कंसिडर एवरी डे like a big puja is going to happen in your house, and you dress up like that and you do everything like that. पहले लोग करते भी थे, आप देखिए सुबह सुबह, अभी जैसे कि अब तो मेड्स वगैरह आती हैं, गुजरात में अभी भी मैंने देखा है कि मेड आएगी, सब बहुत रईस लोग हैं, उनके घर में मेड आएंगी, वैक्यूमिंग होगा, सब होगा, फिर भी जो घर की गृहिणियां होती थी वो सुबह में 5 बजे घर से बाहर कूड़ा निकाल रही हैं। तो वो एक झाड़ू लेकर के वो हल्का सा शुभ करना है, एंड देन थोड़ा सा दरवाजे पे दोनों तरफ जल डाल दिया और फिर स्नान करके पूजा कर ली। तो वो रिचुअल एक कंप्लीट करा जिसमें हमने वी हैव टोल्ड अवर होल बॉडी एंड ऑल द सेंसेस that I have cleaned my space, my अन्नमय कोश, my प्राणमय कोश, and all the कोशास। प्राणमय कोश जब पूजा विधि करते हैं उसमें प्राणमय कोश की शुद्धि कैसे करते हैं? Anyone? न्यास के माध्यम से। मनीषा जी, आपके ऊपर सूर्यदेव की कृपा हो रही है। अब मैं लाइव ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय है। कोई यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे, शायद आपको आई थिंक थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई होगी। आप एक योगी के माध्यम से, यदि जब तक आप जीवन चल रहे हैं, जब तक आप गृहस्थी में नहीं आए हैं,
तब तक आप बहुत तरीके की एनर्जीज का रिस्ट्रिक्शन कर पाएंगे। जब आप गृहस्थी में आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का आप जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि गृहस्थ जीवन में चाहे आपकी लव मैरिज हो चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो, 4 साल लग जाते हैं दो व्यक्तियों को साथ में रहते हुए, जब उनके डीएनएज भी आपस में थोड़े बहुत मिक्स हो चुके होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑफस्प्रिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर लिविंग टुगेदर। उनके भी डीएनएज आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और उनके विचारों में ओवरलैप आ जाते हैं कई जगहों पर। ठीक है, तो तब जाकर के एनर्जीज आपकी अलाइंड होती हैं। और द मोमेंट यू गेट इन टू दैट रिचुअल ऑफ मैरिज, दैट वेरी मोमेंट आपकी कुंडली जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है। तो आपके ग्रहों के जो इम्पैक्ट थे वो अभी दोनों के ऊपर पड़ेंगे। इसलिए जैसे बहुत अगर आप गुस्से में अगर अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसे मन से वो एक्सट्रीम निकल आता है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी बराबर पड़ेगा। तो ये सोच करके आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली ओवरलैप्ड है, तो दैट्स गोइंग टू टेक यू एज वेल। मैम मेडिटेशन करते टाइम हेड पे हेयर रूट्स फील वेरी चार्ज्ड एंड टिंगल। वन सेकेंड, टिंगल, what does this mean? It generates very distracting sometimes. Acha, it okay. See, everything can be distracting. But your meditation is not even a meditation if you are just sitting in the silence and you are able to meditate. That will become a meditation when there is a lot of noise, lot of thoughts, a lot many disturbances, and yet the dhyan is happening. Then you are meditating. That is what you have to attain. That is what you have to learn. Because meditation is a process, a tool that you are learning. इट्स लाइक कि आपने स्विमिंग पूल में जो है एक कंडीशनल एनवायरनमेंट में स्विमिंग सीखी और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे और कहीं पे नहीं करना स्विम कभी भी। आपने वहाँ पर स्विमिंग सीखी इसलिए कि कभी आप नदी में तो कभी तालाब में भी स्विम कर सकें। वैसे मेडिटेशन आप 1 घंटे के लिए ये सीख रहे हैं ताकि आप जीवन में इसको उतार सकें, जीवन के डिस्टर्बेंसेस आपको डिस्टर्ब न कर सकें। अगर यहाँ पर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो जीवन के डिस्टर्बेंस भी आपको डिस्टर्ब ही करेंगे, तो फिर एक्चुअली में क्या प्राप्त होगा फिर मेडिटेशन सीखने से, है ना? तो इसलिए ट्राई टू लर्न दैट प्रोसेस इन द वे दैट दिस ऑल डिस्टर्बेंस आई हैव टू विन ओवर दिस सो दैट आई कैन रेप्लिकेट द सेम इन माई लाइफ। नाउ व्हाट यू हैव सेड कि जो टिंगलिंग सेंसेशन आपको हेयर के रूट्स पे महसूस होता है, आप लोग थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि होमवर्क करें, इस पे पढ़ें। आपकी जो दिमाग है उसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है दैट इज़ फ्लोन थ्रू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, प्रॉपर इलेक्ट्रिक एनर्जी। और आपकी ब्रेन की जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि इट कैन एक्चुअली लाइट अप अ 70 वॉट बल्ब। इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका दिमाग जनरेट करता है। तो इट्स प्रॉपर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड योर बॉडी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, सो द स्काई इज इलेक्ट्रिक, द अर्थ इज मैग्नेटिक, यू आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक and your brain functions mostly in electrical energy functions, जो आपके सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं। हर बार जब आप कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं, अभी भी जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे जो मेरी मेमोरी में से डेटाबेस मिल रहा होगा ये सब इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू काम कर रहा है। इसीलिए किसी दिन आप जब बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के काम करते हैं तो आपको लिटरली महसूस होता है शाम तक जैसे आपका सर गर्म हो गया है, जैसे आपकी मशीन गर्म हो चुकी हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके लिए? कुछ नहीं करना है, आपको बस ये जानना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो कर रही है एंड दैट टाइम योर ब्रेन इज हाईली एक्टिव एंड योर सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर वर्किंग एंड यू शुड बी हैप्पी बिकॉज ये जितने भी ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेडिटेटर्स को नहीं होते हैं जनरली, ऑल्दो वो वैसे भी पागल कहे जाते हैं, बट डिसऑर्डर की वजह से नहीं, वो अलग कहानी है। तो डिसऑर्डर्स उनको नहीं होते क्योंकि देयर ब्रेन रिमेन्स हाईली एक्टिव। और साथ में आपकी एजिंग भी स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि आपकी एज क्या है। तो इस वजह से आपका बॉडी का हेयर ग्रोथ बना रहेगा, आपके स्किन पे जो ऑयल सिक्रेशन होता है वो बना रहता है, इसलिए झुर्रियाँ नहीं होती बहुत
समय तक, जिनका मेडिटेशन और योगा में लगे रहते हैं जो लोग। साथ में उनकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रहती है टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ़ दे आर इनटू द योगिक प्रैक्टिसेस, बिकॉज़ बॉडी को आइडेंटिफ़ाई नहीं होता कि क्या उम्र होगी इनकी। अगर कोई बहुत स्पिरिचुअल हो एट अ वेरी यंग एज, बट उससे थोड़ा डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस, अपनी वर्क एंड लाइफ कंडीशंस को लेने अ, हो, तो क्या गलत कर रहा है? क्या करना चाहिए उसे? उसके बड़ों को या पेरेंट्स को? ओके। हाँ जी, अनामिका जी, बस आपका प्रश्न अब बस ये वाला जो भी मैंने बोला, ये वाला, और फिर उसके बाद अनामिका जी का जो भी है वो बस उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। तो इन्होंने बोला है कि यदि यंग एज में किसी का जो है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, बहुत स्पिरिचुअल है, पर उसको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन हो रहा है, तो कुछ गलत कर रहा है क्या बच्चा? और ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जो स्पिरिचुअल पाथ में जाएगा, या तो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन उसे लेके गया होता है, या वो फिर एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन लेकर के आता है। बिकॉज़ इट लुक्स लाइक दैट, बिकॉज़ दे डोंट लुक very general and common. They either look like very extremists in a lot many things, or they will look like little different. Such people young age में जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है, तो वो व्यक्ति इसलिए डिप्रेस्ड सा फील कर रहा होता है, अनसेटिस्फाइड सा फील कर रहा होता है, क्योंकि जिन नॉर्मल चीज़ों में बाकी का जगत आराम से सेटिस्फाई होकर के चैन की नींद सो पा रहा होता है, ये लोग नहीं सेटल डाउन हो पाते। Like rest of the people will be happy dating and going for a movie and just clubbing, but the same age person, if they have gotten into spiritual transformation, they will be like कि, I'm not getting that much fun out of the same thing, and they feel like I am someone not a part of the same kind of generation I belong to. ठीक है? तो ये चीज़ें भी कई बार उनको डिप्रेशन देती है, क्योंकि दे फील लाइक आई एम डिफरेंट, और उनको हमेशा लगता रहता है कि व्हाटएवर आई हैव डन इज़ लेस एंड आई शुड डू मोर, क्योंकि ये हाई अचीवर्स होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब मैं जल्दी से, इनके आत्मा को कहीं न कहीं वो बोध आ चुका होता है कि हम घर पे नहीं हैं और हमें जाना है, उस रियलाइज़ेशन की तरफ जाना है। तो वो लगातार उनको एक तरफ खींच रहा होता है वो भाव, and because that constant pull is there, they don't feel very settled and they feel कि जो भी मुझे करना है मैं जल्दी जल्दी खत्म करूँ, तो एक काइंड ऑफ जल्दीबाजी उनके स्वभाव में बनी होती है। ऐसे समय में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? आप कुछ खास कर नहीं सकते, जस्ट हैव अ बिलीफ ऑन देम and keep them, like keep reminding them all the abilities that they have. जैसे हनुमान जी हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि आप ये करने में कैपेबल हो। उसी प्रकार से आप इनको याद दिलाते रहिए कि येस, दीज मेनी टाइम्स यू हैव कम आउट ऑफ दिस एंड दिस टाइम ऑल्सो इट विल हैपन। उनको कोई एक बिलीव सिस्टम पकड़ लेना चाहिए, चाहे वो ईश्वर का सब पकड़ लें, चाहे जिसका पकड़ लें। गुरु माँ, जैसे पहले भी थोड़ा बहुत हो रहा था, बट अभी जैसे नवरात्रि के बाद से कोई भी इमोशन, जैसे बहुत एक्साइटमेंट की बात मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, वो अभी हुई भी तो मुझे बहुत बिल्कुल कोई खुशी ही नहीं हो रही है, हम्म, कोई दुख भी फील नहीं हो रहा है, एक्साइटमेंट जैसे ज्यादा, खुशी ऐसे लग रहा है कि बस हाँ ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। हम्म, ऐसे जैसे आंख में आंसू भर के हो रहा है कि बस अभी कुछ भी बात हो या मैं चुप बैठी हुई हूँ तो रोने हो हम्म, जाएगा, हम्म, या बैठे बैठे जैसे आईज अपने आप बहुत हैवी होगी, क्लोज हो जाएगी, तो यहाँ यहाँ पे जैसे टिकलिंग फील होगी। अब पता नहीं वो 5-10 मिनट में बस आईज क्लोज है, अंधेरा है, कुछ हो नहीं रहा है, हम्म, लेकिन खुल नहीं रही है आंखें ना। हम्म, तो ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे मैं इतनी उदास उदासी थोड़ी हो रही हूँ, तो ठीक है मेरी एनर्जी है, फिर मुझे थोड़ा सा एनर्जीज को अपनी अलाइन करने की जरूरत है। हम्म। ठीक है, एक जो पहला सेक्शन आपने सिम्पटम का बताया कि थोड़ा सा स्थिर भाव आ रहा है मन में, तो वो तो अच्छी चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो होगा ही, आप उसे रोक नहीं सकेंगे। दूसरा चीज़ जो आपने बोला कि जभी भी कोई चीज़ हो रही है, आपको बहुत
एक इमोशन में चले जा रहे हो, थोड़े से ओवरवेल्म सा महसूस करने लग जा रहे हो, ये वाली जो चीज़ हो रही है आपके साथ में, उसके लिए आपको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको योगियों के लिए चाहिए जो रेकमेंडेड है कि वो जहाँ हैं वहाँ संपूर्ण हो। तो अगर आप मस्ती कर रहे हैं, आपके बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप वहाँ पर संपूर्णता से हैं, तो ये भी योग है। उस समय मत आप एक योगी बने रहिए, उस समय आप बच्चों के साथ बच्चे बन के एंजॉय करिए, ठीक है? वरना आप कभी किसी भी चीज़ को पूरी तरह से जी नहीं पाएंगे जीवंतता से। जब आप बच्चे के साथ में हैं तो आप वहाँ रहिए, जब आप हस्बैंड के साथ में आप वहाँ रहिए, जब आप अपना काम कर रहे हैं तो वहाँ रहिए। योगी का मतलब है, मेडिटेशन का मतलब है कि यू कैन सेटल योर थॉट एट वन प्लेस फॉर दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट मेक्स यू अ योगी. It is not being told to you कि you keep on behaving a certain way all the time. ये नहीं कहा जा रहा है आपको। तो अगर आप नेचुरल डिफ़ॉल्ट मोड में अपने आप को छोड़ रखा है और आपको लग रहा है बीच-बीच में ये कभी ओवरवेलमिंग हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है, उसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि आप सिंपल भाव में जब भी आपको ऐसा हो रहा है, तो यू ट्राई टू एंगेज योरसेल्फ इन व्हाटएवर इज़ हैपनिंग अराउंड। ठीक है? नोबडी इज़ आस्किंग यू टू फील कि अ सर्टेन वे लाइक एवरीवन इज़ फीलिंग, वो नहीं हो पाएगा, बट यू विल गेट यूज्ड टू दैट। एंड विद टाइम पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो गेट यूज्ड टू दैट। जैसे मेरे आस-पास वाले कई लोग यूज्ड टू हो चुके हैं कि कुछ ऑकवर्डनेस के लिए, तो आपके घर वाले भी हो जाएँगे। बट आपको इन्वॉल्व एटलीस्ट रहना है। तो आप जब इन्वॉल्व होंगे ना, तो आपको जाकर के हर चीज़ में फिर मज़ा आएगा। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, जितना वो बोलेंगे उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऑल योर सेंसेस यू हैव एंगेज्ड विद दिस पर्सन एंड दिस टाइम एट दिस मोमेंट नथिंग एल्स एग्जिस्ट्स फॉर यू। देन यू विल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ दैट। यही तो हो रहा है, ये वाला जो आप बोल रहे हो। हाँ। मैं जैसे किसी की बात सुन रही होती हूँ ना, तो मैं उसी में खो जाते हैं। हाँ, वो मैं जैसे इधर उधर किसी ने मुझे कुछ और बोला तो वो मुझे सुना ही नहीं नहीं सुन देगा। रहा। हाँ, नहीं, ये तो अच्छी चीज़ हो रही है, इट्स वेरी गुड। ये कुछ गलत नहीं है और इसमें। ये जो आईज क्लोज वाला मैं बोल रही हूँ, तो वो भी ओके है कि जैसे और ये बहुत ज्यादा हो रहा है अब, जैसे ना दिन में 2 बार भी हो रहा है और डेली तो हो ही रहा है ये वाला कि अभी भी जैसे अभी आप कुछ आप बता रहे हो ना, ऐसे मुझे लग रहा है जैसे आसपास आपके थोड़ी सी ऐसे लाइट सी हो रखी है पूरी बॉडी के आसपास। ऑरा हो सकता है आपको दिखाई दे रही होगी। आप कभी बैठते हो तो मुझे ऐसा लगता है आपका नेगेटिव सा मुझे, मैंने आईज क्लोज करी तो आपका जैसे नेगेटिव मैंने दिखती है फोटो कि अच्छा ब्लैक अच्छा। वाइट फोटो नेगेटिव में जैसे पहले होती थी वैसे। पर वो आप ही के लिए है बस, और कहीं नहीं है, सिर्फ आप। वाइट बैकग्राउंड है ना, आप और भी चीजों में ट्राई करिएगा। आप खुद का भी देख सकते हैं, अपना हाथ ऐसे नहीं, रखिए। आपका जो वाइट बैकग्राउंड है और आप हो तो बीच में है एक लाइन सी वो अलग, आपने और आपका जैसे वाइट है बैकग्राउंड, बट आप बैठे हो बीच में ब्लू है आपका डार्क ना, तो आप कैसे चारों तरफ थोड़ी सी ऐसे लाइट अलग हो रहे हो आप उससे बैकग्राउंड ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है, पता नहीं मेरी आईज में कुछ गड़बड़ हो रही है। नहीं, ठीक है, ऑरा दिखती है कई लोगों को, ये सब कुछ नॉर्मल है, बट आपको ये सब डिस्कशन अपने घर परिवार वालों से नहीं करना है, वरना फिर आपके मन में संदेह पैदा होंगे। ओनली इन द स्पिरिचुअल फोरम्स और विद द गुरु इट इज एडवाइज्ड एंड रिटन इन द शास्त्र to share the kind of spiritual experiences that you have. हाँ, तो उनसे तो खैर नहीं मैं करती हूँ कि फायदा भी नहीं है, वो समझ में नहीं आएगा क्या फायदा है, और मैं डाउट में ज्यादा हो जाऊंगी, वो मुझे खुद ही पता है। संदेह पैदा होता है, वो एनर्जी दूसरे की, जो भी वो एक शब्द भी बोल दिया ना, तो वो तुरंत कुछ तो आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट कर ही जाता है। तो इसलिए यू हैव टू कीप योर थिंग्स वेरी कन्फाइंड विद योर सेल्फ। सीक्रेट्स रखिए अपने साथ, सीक्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लगता है बिना सीक्रेट का व्यक्ति मतलब दम नहीं है उसके अंदर। सीक्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम ये समाप्त करेंगे। बहुत आनंद प्राप्त हुआ आप लोगों से मिल करके, बात करके। बहुत अच्छे मीनिंगफुल क्वेश्चंस थे। फिर मिलेंगे हम लोग। इस बार Q&A नहीं होगा, यम नियम हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे किस पे? आसन। देन वी विल गो फॉर प्राणायाम, प्रत्याहार एंड सो ऑन। ठीक है,
श्री राधे, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।